नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ कौशिक आपको अपने यूट्यूब चैनल पार्थ कौशिक पॉलिटिक्स में अपने स्पेशल प्रोग्राम पॉलिटिकल एजेंडा में स्वागत करता हूं। आज लखनऊ में और उसके आसपास के क्षेत्रों में यूपी इलेक्शन का चौथा फेज था। आज का दिन बहुत ही शुभ दिनों में से एक माना जाता है। 23 फरवरी 2022 इसकी शुभता के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। आज हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन क्राइसिस जो है अब वो भारत को टच करने लगा है। यूक्रेन क्राइसिस की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जो है एक नई तरह की ग्लोबल समस्याओं में जूझ रहे हैं। फिर भी उन्होंने आज बाराबंकी में और अन्य जगहों पे प्रचार प्रसार किया है। और आज एक और विचित्र घटना हुई जो बुलंदशहर के बाद हरदोई में हुई है, जहां प्रियंका गांधी के काफिले का टकराव जो है भारतीय जनता पार्टी के योगी की रैली से लौट रहे कार्यकर्ताओं के बीच हुआ और उन सभी लोगों ने जय श्री राम के नारे के साथ उनका स्वागत किया। और प्रियंका गांधी भी अपनी गाड़ी के छत से निकल करके सबका हाथ हिला करके अभिनंदन किया और सबको पंपलेट बांटे, सबको आशीर्वाद दिया, सबको ऑटोग्राफ दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि अब यह चुनाव थोड़ा सा मर्यादा को जो है ओढ़ना चालू कर दिया है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा, जैसे जैसे ये चुनाव होता चला जाएगा मर्यादा बढ़ती चली जाएंगी। आज एक और घटनाक्रम हुआ कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक, जो काफ़ी मुखर होकर के बीजेपी की आलोचना करते हैं और बहुत सारी कहानियाँ और कथाएं बताते हैं, आज उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कस गया है। आज इसको भी जो है शरद पवार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में काम के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई है। मुझे जान के बहुत ही आश्चर्य होता है कि किस तरह से ये लोग राजनेता अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं और यहाँ की जनता को मूर्ख और मूढ़ समझते हैं। जो ये मानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता यूपी की जनता से अलग है, राजस्थान की जनता यूपी की जनता से अलग है, गुजरात की जनता यूपी की जनता से अलग है, तमिलनाडु की जनता यूपी की जनता से अलग है, बिहार की जनता यूपी की जनता से अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की जनता यूपी की जनता से अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा और प्राचीन वैभवशाली मंदिर रहा है। इस सांस्कृतिक विरासत को कोई कितना भी नकार दे, चाहे वो कोई भी धर्म अपना ले, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरा भारतवर्ष एक है और एक था, एक है और एक ही रहेगा। एक दो टुकड़े जो हमारे देश के हुए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में, आज उनकी स्थिति देखिए क्या है। छोटे छोटे बच्चे बांग्लादेश में जो है टेक्सटाइल मिलों में जो है काम कर रहे हैं और यहाँ के नेता बताते हैं कि बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ गई। अरे शेम ऑन यू भाई, शेम ऑन। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह की बातें बता रहे हैं। पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान से ट्रेड नहीं करेंगे, हिंदुस्तान से ट्रेड नहीं करेंगे, आज ध्वस्त हो गया। वही पाकिस्तान था जो हर चीज़ में हमसे आगे था, हर एक चीज़ में, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, सैटेलाइट का सिस्टम हो, चाहे मिसाइल सिस्टम हो। शुरुआती दौर में वो हर चीज़ में आगे है, लेकिन आज हम सबको एक्सेप्ट करने के लिए एक जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जिसमें सभी लोगों का समावेश हो जाता है, आप उसका परिणाम देखिए कि सब लोग एक हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कभी हिजाब कंट्रोवर्सी करते हैं, कभी कोई और कंट्रोवर्सी करते हैं, कभी कोई और कंट्रोवर्सी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक रूढ़िवादी पार्टी के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश तो की जाती है, परंतु सबसे पहले बात नेताओं को ये समझना चाहिए कि जनता के अपने भी हित होते हैं और ये हित जो है आप चाह के भी रोक नहीं पाएंगे। आज जितने बड़े बड़े नेता हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो शायद अपना जो नेतृत्व का गुण है वो अपने पुत्रों को दे पाएंगे, ये असंभव बात होती जा रही है। आप जिस तरह से प्रतिरोध करेंगे, क्योंकि ये आधुनिक युग है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का युग है, कोई भी बातें आपकी छुपेगी नहीं। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण की इस लड़ाई में उन लोगों के ऊपर 20 साबित होगी। जोश तो ठीक है, कार्यकर्ताओं का जोश ठीक है, और इस जोश का भी परिणाम जो है वो भुगतना पड़ता है कई बार पार्टियों को, क्योंकि कभी कभी जोश में आदमी इतना आगे निकल जाता है कि जो सामान्य कमजोर तबके के लोग होते हैं वो आपको आपकी विचारधारा से और विचारधारा से भी जो आपके लक्ष्य होते हैं, राजनीतिक लक्ष्य जो होते हैं, उनसे कट जाते हैं। उनके अंदर एक भय का माहौल जागृत हो जाता है।
जिस तरह की हुड़दंगई दबंगई और चीज़ें होने लगती हैं, जिस तरह से आप प्रधानमंत्री की आलोचना करने लगते हैं, मुख्यमंत्री की आलोचना करने लगते हैं, और जब वही चीज़ आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ऊपर होती है तो आप उसके लिए परेशान हो जाते हैं। 2014 का इलेक्शन के बाद से प्रधानमंत्री का ग्राफ बढ़ा है। अब आइए कुछ पूर्ववर्ती सरकारों के निर्णयों के बारे में बात करते हैं। 2004 ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि उस साल मैंने बहुत सारा व्यक्तिगत दुख अपने जीवन में प्राप्त किया था। मेरे बहुत सारे व्यक्तिगत जो निजी संबंध थे वो खराब हुए, कई लोगों की मुझे डेथ को झेलना पड़ा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने ये देखी कि जो है भारत से पेंशन योजना को ख़त्म किया गया। उसका उद्देश्य इन्होंने ये कहा कि पेंशन से जो है, कांग्रेस पार्टी थी, पेंशन से जो है दिक्कत होती है, फंडिंग की दिक्कत होती है वो है। और उस समय के जो वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम, भगवान उनको मेरा नमस्कार है। आज देखिए जिस तरह से चिदम्बरम की गलत नीतियाँ, गलत आर्थिक नीतियाँ रहे, जो है भारत का बेड़ा गलत कर दिया, बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स कर दिया और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल कर दिया है। अब इसके लिए क्या मोदी जिम्मेदार है? कोई उनसे पूछता नहीं है। और यही रवैया जो है सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाली सरकारें जो है वो दिखा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ही के दिन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, जहां चुनाव जो है दिसंबर 2023 में होने वाला है, फैसले को पलटते हुए पुरानी पेंशन को बहाल कर रहे हैं। अब ये बताइए, हजारों करोड़ रुपए जो मार्केट में जाके कोलैप्स कर चुके हैं, फिर हजारों करोड़ रुपए लगा करके क्या हो गया? कैसे आएंगे वो पैसे? कहाँ गए वो पैसे? कोई इसके जवाब में आपको बताने वाला नहीं है। फिर फिलहाल हमारा काम जो है इस तरह के वीडियोस पे फोकस रहता है, पॉलिटिकल एजेंडा पे, कैसे कौन सी पार्टी जीतती है। लेकिन मैं इन नेताओं को आगाह करना चाहता हूं कि भले ही मोटी बातें पब्लिक नहीं समझ पाती है, बारीक बातें भी पब्लिक नहीं समझ पाती है, लेकिन जीवन एक ऐसा कठिन संघर्ष है जो उसको हर एक चीज़ को धीरे धीरे सिखाई देता है। जैसे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को यह सिखा दिया गया कि बेरोजगारी का आंकड़ा आपको सही तरीके से देना पड़ेगा, चाहे राष्ट्रीय सरकार कर पाए चाहे न कर पाए, लेकिन प्रदेश की सरकार की महत्वाकांक्षाएं, चूंकि प्रदेश की जनता की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, आपको उसको पूरा ही करना पड़ेगा। आज योगी आदित्यनाथ को, जो कि हमारे बाबा जी भी हैं, लेकिन उनको इन सब बातों को ध्यान देने के लिए मौका ही नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि खींचातान कोरोना वायरस आ गया। लेकिन फिर भी उनका अपना प्रयास था, उस प्रयास को मैं अच्छा कह सकता हूं, लेकिन वो शेर व्यक्ति है, उनको शेर दिल का प्रयास करना चाहिए। उनका ये प्रयास थोड़ा सा क्या करें, मतलब थोड़ा ही कम कह सकता हूं, काफ़ी कम हो गया। और अकेले, भैया देखिए सीधी बात है, अकेले कोई चीज़ होती नहीं है, टीम वर्क होता है, टीम वर्क कीजिए। जिस तरह से बिजली संकट देश में है, कोयला संकट देश में है, सरकार कितना करेगी, लेकिन फिर भी कर रही है। और आप देखिए वादों की झंडी, कांग्रेस पार्टी ने स्कूटी दे दी तो अब बीजेपी भी स्कूटी दे रही है। अरे मेरे भाई, जो आपने को सीधा सा एक फंडा रखना चाहिए था, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लड़कियों के लिए फ्री कर देना चाहिए था। सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा है। कभी आपका एक स्टेटमेंट आ जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो हायर किए जाएंगे। अरे भाई प्रोफेसर हायर करो, असिस्टेंट प्रोफेसर हायर करके क्या करोगे भाई? प्रोफेसर स्पेशलिस्ट होता है, आप उसको हायर कर सकते हैं 3 साल 5 साल 10 साल के लिए, वो तो समझ में आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर तो नया रिसर्चर होता है, उसके अंदर रिसर्च करने की क्षमता होती है, वो मेहनत करने की क्षमता होती है, यंगस्टर होता है, आपको वो करना चाहिए। और प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, उनमें हिम्मत होती है, कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास टेक्निक्स होती है, उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल होता है। तो ये कुछ सरकार की जो नीतियाँ होती है, इनसे प्रबुद्ध वर्ग जो है कभी कभी विचलित हो जाता है। आज का भी मेरा जो एनालिसिस है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब जो पूर्वावध के इस क्षेत्र लखनऊ क्षेत्र से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम एक नई पार्टी का उद्भव देखते हैं, आम आदमी पार्टी का। हालांकि आम आदमी पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश की पैन पार्टी बन के उभरेगी, जिस तरह की सफलता है जैसे मुझे दिख रहा है पंजाब और उत्तराखंड में, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि लखनऊ से पूर्वांचल के आखिरी जिलों तक इसका प्रभाव पड़ेगा और इनके वोट परसेंटेज बढ़ेंगे। पिछले चुनाव से मुझे तो ऐसा लगता है कि 5 गुने तक न बढ़ जाए, है ना, 5 गुने तक ना बढ़ जाए। इसीलिए मैंने इनको एक नया कंटेंट के रूप में रखूंगा। और दूसरे शब्दों में मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्लेस करती हुई आपको दिखेगी। और यही बात जो है मैं हमेशा से कहता रहता हूं। आज की जो लखनऊ की वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग
63-64% की तरफ बढ़ रही है। अभी और आंकड़े आने बचे हैं, हालांकि वोटिंग परसेंटेज को मैं थोड़ा सा ज़्यादा मानना चाहता था, 70 के आसपास मैं समझ रहा था कि होगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि भाई लखनऊ और आसपास के ज़िले जो है, इधर के जो ज़िले हैं लखीमपुर सीतापुर को छोड़ के थोड़ा, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा कॉन्टेस्ट नहीं है। एक सरोजनी नगर सीट जो है लखनऊ की, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अंदर कॉन्टेस्ट होगी। बाकी और सीटों के बारे में मुझे पूरा आकलन ये कहता है कि फाइटें जो है वो लगभग डिसाइड हो चुकी हैं, किधर की तरफ जानी है किधर की तरफ नहीं जानी है, ग्राउंड रियलिटी सबको पता है। ये चूँकि लखनऊ है, बीजेपी का गढ़ रहा है, तो बीजेपी को थोड़ा एज तो मिलना ही मिलना है। अब इसके बाद हम आज की रेटिंग देते हैं परसेंटेज के हिसाब से, जो वोटिंग परसेंटेज बना है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और अब उनके लिए बहुत, इस क्षेत्र में जहां आज चुनाव हुआ है, इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ही कम है, मात्र 10 में 3, और उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो आम आदमी पार्टी को एकाएक स्टार्टिंग ही उनकी 10 से 5 बढ़ा दे रहा है। हम ये देख रहे हैं कि वोट बट रहे हैं, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी के जो वोट है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के ज़्यादा लोग देंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने में मुझे कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और हमारी अंडरडॉग पार्टी बसपा का ये क्षेत्र है, गढ़ है, आबादी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है बसपा, दलितों की आबादी ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट की आबादी ज़्यादा है, शेड्यूल ट्राइब की भी इन क्षेत्रों में आबादी थोड़ी सी ज़्यादा है। उसका फ़ायदा भारतीय बहुजन समाज पार्टी को होता नज़र आता है। समाजवादी पार्टी युवाओं के जोश, और चूँकि लखनऊ राजधानी है, अखिलेश यादव के बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट है, फिर भी जो है मैं उसको उसके पुराने परफॉर्मेंस पे ही रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि इस इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी हिजाब कंट्रोवर्सी का इस्तेमाल कर रही है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, उसमें थोड़ा अखिलेश यादव पीछे हो रहे हैं। मैं उनके कार्यकर्ताओं और उनके ऊपर पूरा भरोसा रखता हूं कि वो पूरे जोश से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णायक चीज़ें हैं उनमें वो थोड़ा पिछड़ रहे हैं। आज के चुनाव का जो विश्लेषण जिन जिलों में हुए हैं, जिन सीटों पे चुनाव हुए हैं, उसमें अभी तक जो मेरा आकलन है वो ये निकल के आया है, भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा गेन होता दिख रहा है और वो 10 में से 5 इम्पैक्ट फैक्टर के साथ चल रही है। देखिए, विपक्ष की राजनीति जो है वो प्रबल होती है और सत्ता की राजनीति हमेशा ही दुर्बल होती है, और इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ऊपरी तौर से दुर्बल हो रही है। उसका कारण ये है कि इम्पैक्ट फैक्टर जो ज़मीन पे है वो अलग तरीके से काम कर रहा है। आज जो उनके मूल वोटर हैं वो तो इंटैक्ट थोड़े हैं ही, थोड़ा सा उनमें लूजपन भी आया है, परंतु जो बाहर के लोग हैं, मैंने जिसे अपने पहले वीडियो में भी बनाया था कि दूसरे तीसरे चौथे नंबर के जो कंटेस्टेंट हैं पिछले चुनाव के, वो अब सब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। इसका प्रभाव पड़ेगा। अब इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जोश के हिसाब से और कंट्रोवर्सी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा गेन करते हुए दिख रही है, और जैसे जैसे ये चुनाव चौथे चरण के बाद 5वें 6वें चरण में जाएगा, निश्चित ही आप देखिएगा एक ड्रामेटिक चेंज आएगा। इसी के साथ आज का पॉलिटिकल एजेंडा प्रोग्राम मैं यही ख़त्म करता हूं, और ये 4th फेज जो हमारा इलेक्शन है, 4th फेज का जो इलेक्शन है उसका जनरल व्यू हमारे पास आ गया है। कांग्रेस पार्टी का इम्पैक्ट फैक्टर 10 में 3 हुआ है। आम आदमी पार्टी नई इंट्रोड्यूस पार्टी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़बरदस्त है, 10 में 5। समाजवादी पार्टी का इम्पैक्ट फैक्टर 10 में 7 कांस्टेंट बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का क्षेत्र बहुत मजबूत है, इसलिए उसका भी थोड़ा सा बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, 10 में 6। और भारतीय जनता पार्टी भी हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद रीगेन करती हुई दिख रही है। आज के पॉलिटिकल एजेंडा में बस इतना ही। धन्यवाद।